Okay, let's start the new topic now. It is transformer. Transformer is the device which changes AC voltage from one to another smaller or greater value, which changes AC voltage. It changes AC voltage, increases or decreases, increases और decreases, दोनों कर सकते हैं, but AC voltage को, not DC, not to DC. Clear? AC voltage को कम ज्यादा कर सकता है. It works on the principle of mutual induction. There are two coils, they are not direct in contact, but due to change of flux, induced EMF is transferred. ये दो coil होते हैं ऐसे, एक इधर होता है, चेंज ऑफ फ्लक्स से इसमें इंड्यूस ईएमएफ हो जाता है. फ्लक्स लॉसेस को अवॉइड करने के लिए इसमें एक के ऊपर एक मतलब वन ओवर द अदर कर देते हैं, लाइक दिस. इंसुलेटेड रहते हैं, वो शॉर्ट सर्किट नहीं होता उसमें. तो दे आर transmission of energy is done by the mutual induction. Mutual induction phenomena is involved in the transformer. All right, construction part इसका क्या है? Construction part में देखते हैं. It has two sets of the coil insulated from each other. They are wound on the soft iron insulated core. Coil connected to the power source is called primary. Coil connected to power source is called primary, and coil connected to load is called secondary. तो दो coil होते हैं. One is called primary, other is called secondary. They are wound on the insulated coil wound on the soft iron core. Insulated core. ठीक है, दो कॉइल लेंगे, कोई मूविंग पार्ट नहीं रहता है इसमें, इसीलिए एफिशिएंसी अच्छी रहती है इसकी. नो मूविंग पार्ट इन्वॉल्व एंड ओनली वाइंडिंग है. एक प्राइमरी वाइंडिंग में सोर्स कनेक्टेड होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड कनेक्टेड होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये डायग्राम में देखो, दोनों में से एक बना सकते हैं, ये वाला बना सकते हैं. ठीक है, इसमें प्राइमरी वाइंडिंग है ये वाली, और ये वाली सेकेंडरी वाइंडिंग है, थिन वायर जो है. प्राइमरी वाइंडिंग जो है सोर्स एसी से कनेक्टेड होगी. यहाँ पे लोड रहेगा रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्या रहेगा रेजिस्टेंस आर. ठीक है, और ये सॉफ्ट आयरन कोर है. चाहे वो ऐसे अलग अलग ले सकते हैं वाइंडिंग या एक साथ ले सकते हैं. एक साथ रहने से फ्लक्स लीकेज कम होता है. लेस फ्लक्स लीकेज इन द फर्स्ट केस. दिस फर्स्ट वन इज प्रेफर्ड. First one is preferred because flux leakage is less in that. All right, इसका सिंबल लिखना है तो ऐसे कॉइल दिखाते हैं, ऐसे दो पैरेलल लाइंस, फिर दूसरा कॉइल. This is the symbol used for the transformer. ठीक है, तो we have seen purpose, principal, construction. Purpose is to change the voltage, AC voltage. Principle क्या है इसका? What is the principle of working? Is based on mutual induction or mutual inductance also you can say. And
construction I have shown you. वर्किंग में क्या लिखेंगे? म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में ही लिखेंगे वर्किंग में. When primary is connected to the input AC supply, then due to change of flux, प्राइमरी को जैसे जैसे अपना चार्जर है, उसको जब हम प्लग इन करते हैं एसी सप्लाई के साथ, तो चेंज ऑफ फ्लक्स होता है प्राइमरी में. और तो प्राइमरी में इंड्यूस ईएमएफ भी होता है, चेंज ऑफ फ्लक्स से इंड्यूस ईएमएफ होता है. और वो जो चेंज ऑफ फ्लक्स है सेकेंडरी में भी इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करता है. चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक टू द सेकेंडरी ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्शन will produce the induced EMF in the secondary. प्राइमरी में सप्लाई दी हमने, तो चेंज ऑफ फ्लक्स सेकेंडरी में लिंक हो गया, तो म्यूचुअल इंडक्शन. और खुद में भी इंड्यूस ईएमएफ होता है उसको सेल्फ इंडक्शन से. वो पार्ट नहीं लिखा हमने, केवल म्यूचुअल इंडक्शन पे फोकस करें. आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी. आउटपुट वोल्टेज किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ टर्न्स पर. प्राइमरी एंड सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कितने कितने हैं उस पर डिपेंड करेगा, रेशियो पर. अगर सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स मोर है तो आउटपुट वोल्टेज विल बी मोर देन द इनपुट वोल्टेज. बट सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है इसमें, तो कम वोल्टेज मिलेगा यहाँ पर. जैसे अपना चार्जर हम लगाते हैं, यहाँ पे 220 वोल्ट रहता है, चार्जर की नंबर ऑफ टर्न्स बहुत कम रहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमें लेस देन 10 वोल्ट मिलता है. नंबर ऑफ टर्न्स 1/10 कर दो या 1/20 टाइम्स कर दो, तो वोल्टेज भी 1/20 टाइम्स हो जाएगा. और ऑलराइट, जितने टर्न्स कम रखेंगे आउटपुट पर, उतना ही अपने को आउटपुट वोल्टेज कम मिलेगा. क्लियर सो फार? तो ट्रांसफार्मर में हमने देखा पर्पज, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन. सर नीचे कीजिए ना, वो की तरफ नीचे. सर तो वर्किंग में क्या लिखेंगे? मेनली म्यूचुअल इंडक्शन को, म्यूचुअल इंडक्टेंस को या म्यूचुअल इंडक्शन को फोकस करेंगे, व्हिच हैपेंस ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स. सर ट्रांसफार्मर की वो पूरी प्रोसेस पूछ सकता है कि पर्पस, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड ऑल सब बताओ करके. बड़ा क्वेश्चन आया तो पूरा पूछेंगे इसमें. अगर छोटा क्वेश्चन आया तो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछेंगे. डायग्राम बनाओ, फिर प्रिंसिपल लिखो, पर्पस लिखो, वर्किंग लिखो. चेंज ऑफ फ्लक्स से म्यूचुअल इंडक्शन एंड उससे वोल्टेज ट्रांसफर हो जाता है एक कॉइल से दूसरे कॉइल में विदाउट एनी लाइव कांटेक्ट. दोनों प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल लाइव कांटेक्ट में नहीं रहती. चेंजिंग फ्लक्स से उसमें वोल्टेज ट्रांसफर होता है. दे आर नॉट इन कांटेक्ट एट ऑल. थियरी पार्ट जो है, थियरी में उनका जो वोल्टेज का नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो देखते हैं, इसमें फार्मूला बनाते हैं थियरी में किस तरह से वो वोल्टेज को बढ़ाएगा या घटाएगा. If NP is the number of turns in primary and NS are the number of turns in secondary, we consider ideal transformer in which resistance of the primary and secondary is negligible and all the flux in core links with both the primary and secondary. फ्लक्स लॉसेस नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं होते, क्योंकि कोर सॉफ्ट आयरन की है ना, तो सारा फ्लक्स कन्फाइन रहता है वहां पर. इफिशिएंसी इज वेरी वेरी हाई, 99% तक इफिशिएंसी हो जाती है इसकी, क्योंकि आइडियल कंडीशन मिल ही जाती है. इसमें कोई मूविंग पार्ट तो है नहीं, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी. ठीक है, ऑल द फ्लक्स इन द कोर लिंक्स विद बोथ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी. लेट phi be the flux linked to each turn at time t.
ड्यू टू द करंट इन द प्राइमरी। तो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स लिख लिए हमने, और बाकी आइडियल कंडीशन कि भाई लॉसेस वगैरह नहीं है उसमें, फ्लक्स पूरा का पूरा अवेलेबल है वहां पर। और फाई क्या है, फ्लक्स इन ईच, फ्लक्स लिंक्स इन ईच टर्न at time t due to current है ना। Now Vp is the applied voltage in primary. Vp is the applied voltage in primary. Then induced EMF or voltage in secondary. Induced EMF in the secondary voltage बढ़ाता है। Induced EMF in the secondary voltage बाद में लिखेंगे। Induced EMF in the secondary will be ES is equal to minus NS into d phi by dt. Faraday second law से Faraday's के second law से। All right. Changing flux phi also induces EMF called back EMF in the primary. ये changing flux है, primary में भी induce EMF होगा, which will be NP into d phi by dt. Primary में NP, secondary में NS. Number of turns पे डिपेंड करेगा किसमें कितना होगा, ठीक है। But induced EMF in primary is equal to Vp, which is the applied voltage in the primary. Vp क्या है, अप्लाइड वोल्टेज। जितना अप्लाइड वोल्टेज है उतना ही इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता, if this were not the case, so current in the primary would be infinite or very large, since resistance is zero in the primary. प्राइमरी कॉपर की बनी है ना, तो कॉपर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। अगर ये दोनों बैक ईएमएफ और अप्लाइड ईएमएफ के बराबर नहीं होगा तो प्राइमरी में बहुत करंट रहेगा। जैसे अगर हमने स्विच ऑन करके छोड़ दिया चार्जर को, तो थोड़ी देर के बाद बंद हो जाएगा उसकी कॉइल, हीटअप से वो खराब हो सकता है। इसलिए क्या होता है, जितना अप्लाइड वोल्टेज होता है उतना ही ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो दोनों इक्वल होते हैं तो करंट नेग्लिजिबल होता है। करंट विल बी नेग्लिजिबल। करंट इन प्राइमरी इज नेग्लिजिबल, बहुत कम रहता है। नीचे लिख देता हूँ मैं। न्यूमेरिकल्स में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसमें ज्यादा आ सकता है, बट प्रैक्टिकली कम होता है। करंट इन प्राइमरी इज नेग्लिजिबल, वेरी लो, इसलिए वो हीटअप नहीं होता, हल्का सा गर्म होता है, चार्जर बहुत देर तक भी लगा। वेरी स्मॉल करंट है, बिकॉज अप्लाइड ईएमएफ एंड इंड्यूस ईएमएफ एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली इसमें भी जितना इंड्यूस ईएमएफ सेकेंडरी में हो रहा है उतना ही आउटपुट वोल्टेज रहता है। वोल्टेज इन सेकेंडरी जितना होगा उतना ही अपना वोल्टेज सेकेंडरी में अवेलेबल होगा। जितना इसमें प्रोड्यूस होगा, जितना इंड्यूस होगा सेकेंडरी में, उतना वोल्टेज हमें यूज करने को मिलेगा आउटपुट पे सेकेंडरी में। जितना इंड्यूस होगा उतना ही हमें आउटपुट रहेगा अपना। तो Vs, फिर हमने ES को Vs में कन्वर्ट कर लिया, वोल्टेज। EMF एंड वोल्टेज वैसे सेम ही होते हैं, बट सिंबल हम लोग जो एनसीईआरटी बुक का फॉलो कर रहे हैं, EMF की जगह V लिख रहे हैं, तो Vs लिख दिया। अभी दोनों को डिवाइड कर देंगे, Vp ये है, Vs ये है। Vp कौन सा है, ये वाला, Vp ये हो जाएगा, प्राइमरी की जगह Vp आ जाएगा। Therefore, यहाँ पे लिखेंगे, therefore Vp will be minus NP d phi by dt
यहाँ भी वैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, therefore VP will be ये ES के बराबर है, EP के बराबर है। हाँ तो ये पूरा है। सिंबल बस चेंज कर दिया, EP की जगह VP कर दिया। इसमें ज्यादा अगर तुम्हें कुछ सोचना नहीं है, बस सिंबल चेंज कर दो, या ऐसे भी लिखेंगे तो चलेंगे। सिंबल कभी कभी ES सेम सिंबल में यूज कर लेते हैं हम लोग। सिंबल चेंज कर दिया, E की जगह V कर दिया दोनों जगह, यहाँ भी डिवाइड कर देंगे तो VS अपॉन VP विल बी, ये टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा, माइनस भी हट जाएगा, NS अपॉन NP। तो रेशो जो है वोल्टेज का नंबर ऑफ टर्न्स के रेशो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऊपर ऐसे तो यहाँ भी ऐसे, मोर टर्न इन सेकेंडरी, मोर वोल्टेज इन सेकेंडरी, लेस नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, लेस वोल्टेज इन सेकेंडरी। नंबर ऑफ टर्न्स का रेशो अगर डबल हो गया तो आउटपुट वोल्टेज भी डबल हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स का रेशो हाफ हो गया, आउटपुट वोल्टेज भी हाफ मिलेगा। ऑलराइट, तो इसको NS अपॉन NP को क्या बोलते हैं? टर्न्स और ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। अगर NS अपॉन NP इज ग्रेटर देन 1, नंबर ऑफ टर्न्स आउटपुट पे ज्यादा हुए, तो उसको क्या बोलते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और रेशियो अगर लेस देन 1 है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो देखो इसको थ्योरी पार्ट पूरा एक साथ। तो ये हमें रेशियो मिल गया, सिंपल रेशियो है। एस वाले टर्म एक साथ है, सेकेंडरी एंड प्राइमरी वाले टर्म्स एक साथ है। ठीक है, तो इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। इन सिंबल को हमने क्या कर लिया, बस यहाँ पे VS की जगह VP कर दिया, VS कर दिया, ES की जगह VS कर दिया, और इंडियन में यहाँ पे VP कर दिया, बस डिवाइड कर दिया इक्वेशंस को, ये आ गई। ये यूजफुल रिलेशन है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन देखते हैं। इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर भी पहले देख लेते हैं, देन विल सी द न्यूमेरिकल्स। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ, किसी भी मशीन की एफिशिएंसी रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन रेशियो ऑफ इनपुट होता है। आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, रेशियो ऑफ आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो लिख लो इसको, इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। एफिशिएंसी इज, आउटपुट पावर को PO लिखा है यहाँ पे मैंने, PO, और इनपुट पावर को PI। ठीक है, दिख रहा है, जैसे PO जैसे PI। पावर का फार्मूला क्या होता है? VS इंटू IS। आउटपुट पे क्या है? सेकेंडरी कॉइल है, P इज इक्वल टू VI होता है। सेकेंडरी वोल्टेज इंटू सेकेंडरी करंट, इनपुट पे प्राइमरी है, प्राइमरी वोल्टेज इंटू प्राइमरी करंट। ठीक है,
तो ये तुम्हारा इफिशियंसी का फार्मूला है। एंड इफ इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर where no losses are involved, eta will be 1 और 100%, 1 को 100% भी बोलते हैं, 1 और 100%। इसकी ईटा की वैल्यू 1 पुट कर दी और ये वी एस आई एस तो है एज इट इज, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी एस आई एस इक्वल टू वीपी आई पी, और इसको रेशो में लाएंगे, वी एस अपॉन वीपी विल बी आई पी अपॉन आई एस, इनवर्स रेशियो ऑफ करंट। न्यूमरेटर में सेकेंडरी वोल्टेज है तो इधर न्यूमरेटर में प्राइमरी, क्योंकि पावर कांस्टेंट है तो पावर तो हम बढ़ा ही नहीं सकते। देखो यहाँ से लॉजिक देखो, P is equal to VI is equal to कांस्टेंट, पावर नहीं बढ़ती। अगर हमने वोल्टेज बढ़ाया करंट कम करना पड़ेगा, इनवर्स चलता है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। तो अगर हमें सेकेंडरी का आउटपुट वोल्टेज बहुत बढ़ा लिया, करंट उसका कम हो जाएगा बहुत। सेकेंडरी में सेकेंडरी का वोल्टेज अगर कम किया तो करंट बढ़ जाएगा, इसका ये कम किया तो करंट बढ़ेगा। यहाँ से देखो प्रोडक्ट, if one goes up other comes down and vice versa। तो पावर हम बढ़ा नहीं सकते, पावर इनपुट पावर आउटपुट पावर, आइडियल केस में आउटपुट पावर इक्वल होगी। यहाँ पे देखो एफिशिएंसी इज 1, इनपुट पावर विल बी इक्वल टू आउटपुट पावर। पावर पे V इनटू I डिपेंड करता है, तो VS IS इज इक्वल टू VP IP। तो रेशो, तभी रेशो क्या बना अपना, नंबर ऑफ टर्न्स के में, नंबर ऑफ टर्न्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, सेकेंडरी का वोल्टेज सेकेंडरी के टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट करंट प्राइमरी। यहाँ पे रेशो इनवर्स हो गया, ऊपर एस वाले सिंबल है तो इसमें करंट में पी सिंबल है, नीचे पी और करंट में ऐसा। इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 के लिए 1 अगर इफिशियंसी होगी तभी ये वैल्यू रहेगा। देखो ये वाला, ये रिलेशन, अदरवाइज क्या करेंगे, फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एफिशिएंसी 1 नहीं है तो। यहीं से तो लाए हम ये एफिशिएंसी 1 से, तो ये दोनों ये बन गया फॉर्मूला। क्लियर, न्यूमेरिकल करके देखिए अभी। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन करके बताओ चलो। This question you do, read the question and do it।
क्या रहा आंसर बोलो? व्हाट इज द आंसर कमिंग? आया कुछ आंसर? क्या है आंसर खुशी? भूपेश, व्हाट इज योर आंसर? सर मेरा तो हाँ ये आ सर, रहा 2 है कि मिनट। वर्क ही नहीं करेगा। क्यों नहीं वर्क करेगा? क्योंकि सर ये डीसी की केस नहीं हो जाएगी। आउटपुट क्या होगा फिर? What will be the output? Output voltage Vs will be 0 since doesn't work for DC. ये DC source लगा हुआ है. It doesn't work for DC. ठीक है. यहाँ पे अगर AC होता तो आउटपुट वोल्टेज 100 टाइम्स हो जाता. सेकेंडरी टर्न्स 100 टाइम्स है, आउटपुट वोल्टेज भी 100 टाइम्स हो जाता है. ठीक है. ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, इसको करके देखो जल्दी से. सर 2 मिनट आप वो पॉइंट दिखाइए ना जो आपने लिखा है. ओके सर. ये वाला एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे. Power transmission line feeds input power at 2300 volt to step down transformer. Input इतना है. Primary windings having 4000 turns. What should be the number of turns in secondary in order to get the output of 230? 2300 से 230 बनाना है उसको. प्राइमरी वाइंडिंग्स जो है 4000 है. सेकेंडरी वाइंडिंग्स का सर निकालना 400 होगा क्या इसका आंसर? कितना? 400. कैसे कर रहा है? सर मैंने VS अपॉन VP इज इक्वल्स टू NS अपॉन NP वाला फॉर्मूला लगाया. सही. तो VS अपॉन VP NS अपॉन NP. VS कितना है? सेकेंडरी में कितना है? सेकेंडरी में 230 दिया है,
प्राइमरी में 2300 दिया है, एनएस निकालना है और एनपी कितना दिया है 4000 का आ गया प्राइमरी वाइंडिंग का 4000। तो सिंप्लीफाई कर दिया, ये 10 आ गया, तो 1/10 इज इक्वल टू एनएस अपॉन एनपी, तो 4400 आएगा। वोल्टेज देखो 1/10 हो गया, वोल्टेज 1/10 हो गया, तो नंबर ऑफ टर्न्स भी 1/10 हो जाएंगे, 1/10 होंगे तभी वोल्टेज 1/10 हुआ। यस सर नो, वोल्टेज घट रहा है तो नंबर ऑफ टर्न्स भी उसी प्रोपोर्शन में कम होंगे। ये दूसरी बुक से, रेस्निक हॉलिडे की बुक से है ये, उन्होंने अपनी कंट्री के हिसाब से लिखा है। फ्रेंड रिटर्न्स टू द यूनाइटेड स्टेट फ्रॉम यूरोप विद 960 watt coffee maker designed to operate from 240 volt line, वहां पे यूरोप में 240 है। What can she do to operate it at US standard 120 volt? 120 वोल्ट पे उसको ऑपरेट करना है और यूएस में सप्लाई 120 है। कॉफी मेकर 240 का बना हुआ है वोल्ट का, यूरोप में बना हुआ है। What current will coffee maker draw from नहीं, अच्छा पहले तो ये निकलना है व्हाट कैन शी डू टू ऑपरेट, तो उसको ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ना, 120 से 240 कर दे वो। What current will the coffee maker draw from the 120 volt line? 120 वोल्ट लाइन से कॉफी मेकर कितना करंट ड्रॉ करेगा? And what is the resistance of coffee maker? Voltage is RMS value, voltage RMS value, ठीक है। तो इसको ट्राई करो खुद, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आई थिंक अभी टाइम खत्म होने वाला, फिर से रिज्वाइन करें। यस सर।